नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। न्यूज़ 10 लेकर हाजिर हूं मैं कृतिका और अगले 1 घंटे हम जानेंगे देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें, जिसमें मुख्य तौर पर बात होगी 24 की चुनौती यानी कि लोकसभा चुनावों की, क्योंकि तीसरे चरण का मतदान अब बेहद नजदीक है और ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियां जो है वो इस वक्त लगातार धुआंधार चुनाव प्रचार कर रही हैं। तो ऐसे में कौन कौन से राजनीतिक दल कहां पर किस तरीके से चुनाव प्रचार किया जा रहा है, उस पर नजर डालेंगे। इसके अलावा देश दुनिया की तमाम अन्य खबरों पर भी होगी हमारी नजर, लेकिन सबसे पहले रुख कर लेते हैं 10 बजे की सुर्खियों का। 24 की चुनौती में प्रधानमंत्री आज अपने गृह राज्य गुजरात में करेंगे जनसभाएं। अमित शाह, जेपी नड्डा और राजनाथ सिंह भी प्रचार को देंगे धार। चुनावी रण में विपक्ष ने भी झोंकी पूरी ताकत। मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी कर्नाटक में तो प्रियंका गांधी छत्तीसगढ़ में संभालेंगी कमान। केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल गुजरात में पार्टी प्रत्याशियों के लिए करेंगी प्रचार। बसपा ने जारी की 11वीं सूची। डीपफेक वीडियो पर रोक की मांग को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में आज सुनवाई। वकीलों के एक संगठन ने बीते कल दाखिल की थी याचिका। देश भर में कई जगहों पर भीषण गर्मी और लू ने लोगों का जीना किया मुहाल। वहीं अगले 24 घंटे में जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में हो सकती है हल्की बारिश और बर्फबारी। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में दक्षिणी ब्राजील में भारी बारिश का कहर, अब तक 10 लोगों की मौत। बड़ी प्राकृतिक आपदा की भी चेतावनी जारी। और खेल की खबरों में आईपीएल में आज राजस्थान के सामने होगी हैदराबाद की चुनौती। वहीं बीते कल खेले गए मैच में पंजाब ने चेन्नई को दी 7 विकेट से शिकस्त। और चलिए न्यूज़ 10 की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं 24 की चुनौती की, यानी लोकसभा चुनावों से जुड़ी तमाम खबरों की। तो लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए धुआंधार चुनाव प्रचार लगातार जारी है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने गृह राज्य गुजरात में 4 चुनावी जनसभाएं करते हुए नजर आएंगे। दरअसल प्रधानमंत्री सबसे पहले सुबह 11 बजे आणंद में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद सुरेंद्रनगर में दोपहर 1 बजे प्रधानमंत्री चुनावी रैली करेंगे। गुजरात में प्रधानमंत्री की आज तीसरी रैली जूनागढ़ में करीब 3:15 बजे होगी, तो वहीं जामनगर में शाम 5:15 बजे पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में माहौल बनाएंगे। और वहीं भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव प्रचार में अब अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज उत्तर प्रदेश में 3 जनसभाएं करते हुए नजर आएंगे। अमित शाह दोपहर 12:30 बजे बरेली के रामलीला मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे और ठीक इसके बाद बदायूं स्थित इस्लामिया इंटर कॉलेज में जनता से भाजपा को जीत दिलाने की अपील करेंगे। और वहीं उसके बाद में सीतापुर के लहरपुर में भी भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में जनसभाओं को संबोधित अमित शाह करते हुए नजर आएंगे। और इसी पर ताजा अपडेट ले लेते हैं। बरेली में मौजूद है हमारे सहयोगी रजनीश त्रिपाठी। इस वक्त सीधा उनका रुख करते हैं। रजनीश, बरेली में सीधे तौर पर चुनाव प्रचार आज किया जा रहा है, क्या कुछ अहम मुद्दे हैं? रजनीश, आपकी आवाज अभी हमारे तक नहीं पहुंच पा रही है। एक बार फिर से आपसे संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन सीधे तौर पर देखा जाए तो आज अमित शाह 3 जगहों पर चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे, जिसमें बरेली भी मुख्य तौर पर शामिल है और भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनके पक्ष में चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे। रजनीश, आवाज मिल रही है आपको?
चलिए उनके पास वापस रुक करेंगे। तो सीधे तौर पर भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह आज उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे। दरअसल आपको बता दें कि तीसरे चरण का मतदान अब बेहद ही नजदीक है। 7 तारीख को ये मतदान होगा। 95 सीटें रहेंगी, जिसमें खासतौर पर अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश की भी कई सीटें इसमें शामिल हैं। तो ऐसे में तमाम जो राजनीतिक दल हैं वो लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं तीसरे चरण के मतदान से पहले, और उसमें बरेली भी खासतौर पर है। और आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज बरेली में ही नजर भी आने वाले हैं। आपको बता दें कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश में 3 जनसभाओं को संबोधित करते हुए आज अमित शाह नजर आएंगे। भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनके पक्ष में माहौल बनाते हुए नजर आएंगे। तो लगातार बीजेपी की तरफ से चुनाव प्रचार किया जा रहा है। बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने की पूरी कोशिश इस वक्त की जा रही है, क्योंकि एक नारा दिया गया, एक लक्ष्य निर्धारित किया गया है 400 पार का। भारतीय जनता पार्टी 370 पार और एनडीए 400 पार का जो लक्ष्य सेट किया गया है, उसको पार पाने की पूरी कोशिश कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगातार इन दिनों की जा रही है। जनता के बीच जाकर के भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने की अपील भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम वरिष्ठ नेता हैं वो करते हुए नजर आ रहे हैं। रजनीश एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए। रजनीश, बरेली में क्या कुछ स्थिति, आज अमित शाह वहां पर पहुंचेंगे, चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे? जी बिल्कुल। अगर हम बरेली की बात करें तो आज देश के गृह मंत्री अमित शाह यहाँ रैली करेंगे। ये सीट की बात करें यहाँ बरेली पे तो 8 बार सांसद रहे संतोष गंगवार, सरकार में मंत्री भी रहे। इस बार उनका टिकट काट के छत्रपाल गंगवार को दिया गया। ये पूर्व विधायक रहे भारतीय जनता पार्टी का। यहाँ पे जो मुद्दे हैं या फिर जो लोगों का कहना, जिनसे मेरी बात हुई, उनका साफ तौर पर कहना है कि बरेली हो या उत्तर प्रदेश हो, यहाँ से जो 80 सीटें हैं लोकसभा सीटों में, और यहीं से ही देश की राजनीति की दिशा और दशा तय होती है। बरेली सीट बीजेपी के लिए महत्वपूर्ण रही। अगर 2009 की बात करें तो 9 के अलावा भारतीय जनता पार्टी यहाँ से लगातार विजयी रही। कृतिका और लोगों का साफ तौर, लोगों से बात हुई कृतिका, उस पर यह भी बातचीत हुई तो उनका साफ तौर कहना है कि जो विकास हो रहा है जी, या फिर जो देश की साख को बढ़ावा मिला है विदेशी स्तर पे, वो काफ़ी काबिल तारीफ है। और उनका साफ तौर पर कहना है कि अगर उत्तर प्रदेश या उत्तर प्रदेश का कोई भी जिला, चाहे वो बरेली हो या बगल बदायूं हो या आंवला हो, अगर उत्तर प्रदेश का कोई भी जिला या गाँव अगर वो विकास करते हैं तो जाहिर सी बात है प्रदेश विकास करेगा, देश विकास करेगा। बिल्कुल। और देश विकास करेगा तो देश की जो साख है वो विदेशों पे चमकेगी। कृतिका बिल्कुल, कहीं ना कहीं अगर विकास की रफ्तार पकड़ेंगे तो एक जगह से सिर्फ उस जगह का विकास नहीं होता बल्कि पूरे देश का विकास होता है। और ये लक्ष्य भी सीधे तौर पर दिया गया है 400 पार का। तो इस 400 पार के लक्ष्य में बरेली कितना अहम साबित हो सकता है रजनीश? इस बार कितनी कड़ी टक्कर वहां पर आपको देखने को मिल रही है? बिल्कुल, ये देखिए इसकी बरेली की बात करें तो अभी यहाँ पे छत्रपाल जो गंगवार है उनको टिकट दिया भारतीय जनता पार्टी जी। वही एनडी गठबंधन ने प्रवीण रैन को टिकट दिया है, जो 2009 में सांसद हो रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के। संतोष गंगवार से वो चुनाव जीते हुए थे, 2009 की बात कर रहा हूँ। उसके बाद कांग्रेस ने कभी कोई सीट अभी तक, चाहे 14 हो या 19 हो, अभी तक कोई चुनाव यहाँ जीती नहीं है। लेकिन 2024 की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी या जो सरकार ने जो काम किया उस पर यहाँ की जनता तय करेगी क्या होना, ये तो है। लेकिन जो तीसरे चरण का चुनाव है 10 सीटों पर कृतिका, वो काफी महत्वपूर्ण है। चलिए ठीक है रजनीश, आप लगातार वहां पर बने रहिए और पल पल की अपडेट्स हमारे दर्शकों तक पहुंचाते रहिएगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। और इसी के साथ चलिए आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह हैदराबाद में भी आज नजर आएंगे। दरअसल हैदराबाद लोकसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार माधवी लता के समर्थन में एक रोड शो उन्होंने किया था। और वहीं रोड शो के दौरान अमित शाह ने कहा था कि इस बार स्वतंत्र मन से वोट करें। किसी को डर रखने की जरूरत नहीं है, किसी की हिम्मत नहीं है हैदराबाद के एक भी व्यक्ति को हाथ लगाने। इस बार मुक्त मन से मतदान करिए, चाहे हिंदू हो या मुसलमान, हर एक मतदाता कमल के निशान पर बटन दबाए। और वहीं चुनावी रण में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का धुआंधार प्रचार जारी है। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा बिहार के साथ साथ मध्य प्रदेश और गुजरात में पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार करते हुए नजर आएंगे।
आपको बता दें कि सबसे पहले जेपी नड्डा मुजफ्फरपुर और अररिया में एनडीए की चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे और इस दौरान वो अररिया से बीजेपी प्रत्याशी प्रदीप कुमार और मुजफ्फरपुर में राजभूषण चौधरी निषाद के लिए एक पक्ष में प्रचार करेंगे। अररिया में तीसरे चरण के तहत 7 मई को वोटिंग है और वहीं मुजफ्फरपुर और सारण लोकसभा सीट पर 5वें चरण में 20 मई को मतदान होगा। गौरतलब है कि मुजफ्फरपुर में इस बार बीजेपी ने मौजूदा सांसद अजय निषाद का टिकट काटकर नए चेहरे राजभूषण को चुनावी मैदान में उतारा है। बाद में जेपी नड्डा मध्य प्रदेश पहुंचेंगे, जहां पर वो विदिशा में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। मध्य प्रदेश के बाद जेपी नड्डा गुजरात में के मेहसाणा भी जाएंगे और वहां भी जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। और इस वक्त इन दिनों बिहार में भी सियासी पारा चढ़ रहा है। दरअसल भाजपा के स्टार प्रचारक और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का राज्य के सारण और सुपौल लोकसभा सीट पर एनडीए प्रत्याशियों के समर्थन में आज वो प्रचार करेंगे। बिहार की एक और चर्चित सीट सारण में महागठबंधन की ओर से आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य चुनाव लड़ रही हैं, तो वहीं लालू ने उन्हें भारतीय जनता पार्टी के राजीव प्रताप रूडी के खिलाफ चुनावी मैदान में उतारा है। और तीसरे चरण के लिए विपक्ष ने भी इन दिनों अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज कर्नाटक के शिमोगा में पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में जनता से वोट की अपील करेंगे, तो वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी कर्नाटक के शिवमोगा और रायचूर में जनसभा को संबोधित करेंगे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी छत्तीसगढ़ के कोरबा में चुनावी जनसभा करेंगी। राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव के भी आज कई चुनावी कार्यक्रम हैं। वो आज समस्तीपुर, सहरसा, अररिया और सुपौल में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल गुजरात के भरूच और भावनगर लोकसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार करती हुई नजर आएंगी। और साथ ही आपको बता दें कि आज रायबरेली और अमेठी सीट पर प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के चुनाव लड़ने की प्रक्रिया पर भी घोषणा की जा सकती है। दरअसल शुक्रवार को यानी कि आने वाला कल दोनों ही सीटों पर नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि है। अमेठी से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी इस बार चुनावी मैदान में है और उधर बीजेपी ने भी फिलहाल अभी तक रायबरेली से अपने किसी भी उम्मीदवार के नाम की घोषणा नहीं की है। अब ऐसे में आज का दिन इन दोनों सीटों की उम्मीदवारी के ऐलान को लेकर बेहद ही खास और बेहद ही दिलचस्प होने वाला है। बहुजन समाज पार्टी ने उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के लिए 11वीं सूची में 6 नए उम्मीदवारों की घोषणा की है। यूपी के गोंडा लोकसभा सीट से बीएसपी ने सौरभ कुमार मिश्रा को चुनावी मैदान में उतारा है, तो वहीं डुमरियागंज से मोहम्मद नदीम मिर्जा, केसरगंज से नरेंद्र पांडे, संत कबीरनगर से नदीम अशरफ, बाराबंकी से शिव कुमार दोहरे और आजमगढ़ से मशहूद अहमद को टिकट दिया गया है। उत्तर प्रदेश की पूर्वी लखनऊ सीट पर विधानसभा उपचुनाव के लिए भी बीएसपी ने आलोक कुशवाहा को अपना उम्मीदवार बनाया है। और साथ ही आपको बता दें कि कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है। दरअसल झारखंड कांग्रेस का सोशल मीडिया अकाउंट एक्स सस्पेंड कर दिया गया है। इस अकाउंट से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का एक डीप फेक वीडियो शेयर किया गया था। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने इस मामले में 28 अप्रैल को एक मामला दर्ज किया था। दिल्ली पुलिस ने झारखंड कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर को इस मामले में तलब किया था। तो वहीं इस पूरे मामले पर तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के वकील ने उन पर लगे आरोपों को भी खारिज किया है। रेवंत रेड्डी पर आरोप है कि उन्होंने डीप फेक वीडियो को शेयर किया था। वहीं बिहार में समस्तीपुर जिले के उजियारपुर लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी ने लगातार तीसरी बार केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय को चुनावी मैदान में उतारा है। नित्यानंद राय अपने सघन प्रचार अभियान के दौरान मतदाताओं से लगातार रूबरू हो रहे हैं। नित्यानंद राय मोदी मैजिक और राष्ट्रीय मुद्दों के आधार पर चुनावी मैदान में मतदाताओं से जनादेश मांग रहे हैं। हमारे संवाददाता राजेश राज ने उजियारपुर में भाजपा प्रत्याशी नित्यानंद राय से एक्सक्लूसिव बातचीत की है, वो आपको सुनाते हैं। देश के गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय उजियारपुर लोकसभा क्षेत्र से तीसरी बार बीजेपी के प्रत्याशी के रूप में किस्मत आजमा रहे हैं और अभी चुनाव प्रचार के दौरान उनके कंस्टिट्यूएंसी में डीडी न्यूज की टीम लगातार घूम रही है।
अभी नित्यानंद राय जी हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। क्षेत्रीय मुद्दा जो है वो हावी है या राष्ट्रीय मुद्दे हावी है? यहाँ देश का चुनाव है, समझे ना। और माननीय प्रधानमंत्री जी जमीन से आसमान तक की चिंता किए हैं, जन्म से लेकर मरण तक की चिंता किए हैं, गरीब के घर बनाने से भगवान श्री राम के घर बनाने तक की चिंता किए हैं, और यहाँ खेती के लिए जो जरूरत की चीजें हैं उसकी चिंता की है उन्होंने सूर्य और चंद्र पर भारत का शान बढ़े इसकी चिंता की है। मुफ्त अनाज गरीबों को दिया है। यहाँ उनके भगीरथ प्रयास से विकास की गंगा सब जगह बह रही है। राम को लाए हैं, उनको लाएंगे, ये नारे भी आपके क्षेत्र में लग रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। इस पर क्या कहना चाहिए? यहाँ ये बिल्कुल हमारे क्षेत्र के लोग एकदम बहुत गर्व से कहते हैं कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, यानी कि मोदी को फिर से लाएंगे, तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय अपने प्रचार अभियान के दौरान लगातार गांव में सघन प्रचार अभियान कर रहे हैं, लेकिन उन्हें आरजेडी के आलोक मेहता से कड़ी चुनौती मिल रही है। आलोक मेहता जहां भारतीय जनता पार्टी पर आक्रामक हैं, वहीं नित्यानंद राय अपने राष्ट्रीय मुद्दों के सहारे और राम मंदिर के सहारे जनता के बीच डटे होने की बात कर रहे हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मोदी मैजिक का उन्हें भरोसा है। कैमरामैन ललित के साथ उजियारपुर लोकसभा क्षेत्र बिहार से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज के लिए। तो उजियारपुर लोकसभा क्षेत्र से नित्यानंद राय के खिलाफ राजद ने बिहार सरकार के पूर्व मंत्री आलोक कुमार मेहता को चुनावी मैदान में उतारा है। आलोक मेहता और नित्यानंद राय के बीच भारी घमासान देखने को मिल रहा है। आलोक मेहता संविधान बचाने के संकल्प के साथ नित्यानंद राय को कड़ी चुनौती देने में जुटे हैं। हमारे संवाददाता राजेश राज ने राजद प्रत्याशी आलोक मेहता से खास बातचीत की है। क्या कुछ कहना है आलोक मेहता का, आपको सुनाते हैं। उजियारपुर लोकसभा क्षेत्र में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय के खिलाफ आलोक मेहता, जो बिहार सरकार के पूर्व मंत्री हैं, वो ताल ठोक रहे हैं, नित्यानंद राय को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। हमारे साथ आलोक मेहता उजियारपुर में मौजूद हैं। आलोक जी, कैसा लग रहा है? गृह राज्य मंत्री एक तरफ, बड़े नाम जो हैं आपके खिलाफ हैं और आप ग्रास रूट से सियासत में आए हैं, कितनी बड़ी चुनौती, कितना बड़ा टक्कर यहाँ मानते हैं? यहाँ पर जनता मतलब सामने वाले उम्मीदवार से चुनाव लड़ रही है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी और नित्यानंद राय जी हैं, दूसरी तरफ यहाँ की जनता है। और जनता जब चुनाव लड़ती है तो फिर बड़ा छोटा क्या है, जनता ने ही बड़ा बनाया है, और जनता जब चाहे छोटा कर दे। तो वही लड़ाई है। अभी देश के जो हालात हैं उनको जनता अब समझने लगी है। ओवरऑल पूरे देश भर में ऐसा लग रहा है कि संविधान बचाने का नारा एक तरफ आपका है और अब भारतीय जनता पार्टी आरक्षण बचाने की बात कर रही है, तो कमोबेश लग रहा है कि सियासत आरक्षण के इर्द गिर्द घूम रही है। क्या इसका असर उजियारपुर की सियासत पर दिखाई पड़ रहा है? आरक्षण को समाप्त करने की तमाम कोशिशें पिछले वर्षों में की गई, अब फिर भी कोई आरक्षण बचाने की बात कहे तो मुझे आश्चर्य होता है। अरे उसी की तो लड़ाई है। SC/ST एक्ट में को 9th शेड्यूल में नहीं शामिल किया गया, और ये इसको लेके पूरे देश के दलित समाज के लोग काफी सेंसिटिव ही नहीं थे, बल्कि दूसरे समाज जिन लोगों ने आरक्षण को, चाहे जननायक कर्पूरी ठाकुर ने आरक्षण दिया हो या BP मंडल की अनुशंसा के आधार पर आरक्षण, सारे लोग इन चीजों के प्रति संवेदनशील हैं। उजियारपुर का सांसद बनने का मौका मिला अगर, तो आलोक मेहता की क्या प्राथमिकता होगी? चूंकि 2004 में आप सांसद रह चुके हैं। मैं वादों में विश्वास नहीं रखता, मैं कोशिशों में विश्वास रखता हूँ, और हमारी कोशिशें कामयाब हुई हैं पहले, इसलिए मुझे भरोसा है कि मैं फिर कोशिश करूंगा, और जो बचे हुए कार्य हैं जिनको मैं उस समय करना चाहता था उसको पूरा करने का प्रयास करूंगा। आलोक मेहता जो उजियारपुर संसदीय क्षेत्र में नित्यानंद राय के खिलाफ अपनी मजबूत दावेदारी पेश कर रहे हैं, उनका कहना है कि किसी तरह की माय समीकरण में कोई टूट नहीं है, सेंध लगाने का काम विपक्ष के लोग करते हैं, हम तो काम करने में भरोसा करते हैं। कैमरामैन ललित के साथ उजियारपुर बिहार से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज के लिए। और वहीं भोपाल लोकसभा सीट से कांग्रेस पार्टी ने अरुण श्रीवास्तव को इस बार अपना उम्मीदवार बनाया है। आपको बता दें कि अरुण श्रीवास्तव पेशे से वकील हैं और अरुण श्रीवास्तव कांग्रेस पार्टी भोपाल इकाई के उपाध्यक्ष समेत कई अहम पदों पर रह चुके हैं।
हमारे संवाददाता अजीत द्विवेदी से खास बातचीत करते हुए अरुण श्रीवास्तव ने कहा कि लंबे समय से भोपाल में बीजेपी का कब्जा रहने के बाद भी विकास के कार्य नहीं हुए हैं। और क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनवाते हैं आपको। मध्य प्रदेश की बहुचर्चित और प्रमुख लोकसभा सीटों में से एक भोपाल लोकसभा सीट पर इस बार कांग्रेस ने अरुण श्रीवास्तव को मैदान में उतारा है। बात करने के लिए अरुण श्रीवास्तव हमारे साथ हैं। अरुण जी, आप इस बार मैदान में हैं, क्या रणनीति लेकर आप जा रहे हैं जनता के पास, क्या मुद्दे लेकर जा रहे हैं? मुद्दे बड़े साफ हैं। बेरोजगारी का मुद्दा है, विकास का मुद्दा है और व्याप्त भ्रष्टाचार का मुद्दा है। इन सब मुद्दों पे पूरे देश का और भोपाल लोकसभा का भी चुनाव हो रहा है। मध्य प्रदेश की जो भोपाल सीट है करीब 35 साल से जो है बीजेपी के कब्जे में है। आपको लगता है कि आप जो मजबूत किला है एक तरीके से बीजेपी का, उसमें आप चेन लगा पाएंगे? राजनीति में कोई क्षेत्र किसी का किला कभी नहीं रहता। किला का मतलब ये रहता है कि अजर और अमर। ये किला ढाने का काम और किला समाप्त करने का काम जनता का होता है और जनता हमेशा समीक्षा करती है, हर चुनाव की समीक्षा करती है। 3 महीने के अंतर पर चुनाव हो तो उसकी भी समीक्षा हो जाती है। तो इस समय जनता मन बना चुकी है कि बीजेपी को शासन से अलग करने की, और भोपाल की भी जनता मन बना चुकी है कि बीजेपी शासन में नहीं आए और यहाँ से कांग्रेस का प्रत्याशी जीते। और राष्ट्रीय मुद्दों की बात करें, तमाम अभी जो इस तरीके से ईवीएम पे एक सुप्रीम कोर्ट ने अर्जी खारिज कर दी है कि वीवीपैट जो है उसका 100% जो है मिलान जो है होना चाहिए, इसको लेकर आप क्या कहना है? सुप्रीम कोर्ट ने जो डायरेक्शन दिए हैं, बड़ा साफ डायरेक्शन दिया है कि 7 दिन के अंदर नंबर 2 और 3 का जो प्रत्याशी है वो कहीं के भी फिर से गिनती करवा सकता है और 45 रोज़ के तक उसकी चिप सब सुरक्षित रखी जाएगी। पहले चिप सुरक्षित रखने का वो नहीं था, और जो जहाँ पिटीशन वगैरह लग जाएगी वो स्ट्रांग रूम में पहले रोज से सुरक्षित रहेगी। ये हमारे साथ है भोपाल लोकसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी अरुण श्रीवास्तव, जिनका कहना है कि भोपाल के विकास को लेकर वो चुनाव लड़ रहे हैं और भोपाल के मुद्दे जो हैं उसके साथ राष्ट्रीय मुद्दे जो हैं उसको लेकर वो चुनाव लड़ रहे हैं और उनको पूरी उम्मीद है कि जनता उनको समर्थन देगी इस बार लोकसभा चुनाव में और वो जीत कर फिर एक बार फिर से वो है वो सामने आएंगे। कैमरा मोंटी सिंह के साथ अजीत द्विवेदी, डीडी न्यूज़, भोपाल, मध्य प्रदेश। और वहीं दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी ने क्लीन स्वीप की हैट्रिक लगाने के इरादे से पश्चिमी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र से नया चेहरा कमलजीत सहरावत को चुनावी मैदान में इस बार उतारा है। तो वहीं इंडी गठबंधन की ओर से आम आदमी पार्टी के महाबल मिश्रा चुनावी मैदान में उतरे हैं। पश्चिम दिल्ली लोकसभा सीट को लेकर क्या कुछ बन रहे हैं समीकरण, कौन दे रहा है किसको कितनी टक्कर, आइए आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। राजधानी दिल्ली में 7 लोकसभा संसदीय क्षेत्र हैं। 7वीं सीट पश्चिमी दिल्ली लोकसभा सीट के रूप में 2008 में अस्तित्व में आई। यहां पहली बार 2009 में मतदान हुआ और जीत कांग्रेस के खाते में गई, लेकिन उसके अगले ही चुनाव में 2014 में ये सीट बीजेपी के खाते में आ गई और तब से ये सीट बीजेपी के पास ही है। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी ने क्लीन स्वीप की हैट्रिक लगाने के इरादे से पश्चिमी दिल्ली में नए चेहरे कमलजीत सहरावत को चुनावी मैदान में उतारा है। मेरी कोशिश रहेगी कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जिसकी मैंने बात की है वो तो मेरे प्राथमिकता रहेगी। साथ में मेरी ये भी कोशिश रहेगी कि मोदी जी ने बहुत जन कल्याणकारी योजनाएं निकाली हैं, जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप है, विश्वकर्मा योजना है, उज्ज्वला योजना है, मुद्रा लोन योजना है, 20 रुपये में 2 लाख का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस मिलता है, आयुष्मान भारत दिल्ली में बुजुर्गों के लिए लागू हो रहा है। तो मेरी कोशिश रहेगी कि हर ज़मीनी स्तर पर जो उसके लाभकारी होने चाहिए उनको हम एक सर्विस सेंटर खोल कर दें और उनको उन योजनाओं का लाभ मिले। पश्चिमी दिल्ली में इंडिया गठबंधन की ओर से आम आदमी पार्टी ने महाबल मिश्र को चुनावी मैदान में उतारा है। वैसे तो महाबल मिश्र का पूरा इतिहास कांग्रेस के साथ का है, लेकिन 2022 में महाबल ने कांग्रेस का हाथ छोड़ केजरीवाल का दामन थाम लिया। अब महाबल मिश्र आम आदमी पार्टी की ओर से पश्चिमी दिल्ली सीट पर बीजेपी को चुनौती दे रहे हैं। केजरीवाल की गारंटी लोगों के घर में दिखाई दे रहा है, तो 2019 की चुनाव नहीं है, ये 2024 का चुनाव है और जनता जान चुकी है जब जुमला नहीं चलेगा, अब विकास का नारा लाओ
और बच्चों के भविष्य का निर्माण कैसे होगा इस पर लाओ, महंगाई कैसे घटेगी इस पर आओ। राजनीतिक दलों के अपने अपने समीकरण हैं और नेताओं के अपने अपने वादे भी, लेकिन इन सब के बीच जनता की अपनी राय है। ये जो चुनाव इस बार का है 2024 का, ये राष्ट्र के निर्माण के लिए ये चुनाव है और किसी भी वोटर के मन में कोई शंका नहीं है। हमारी वोट राष्ट्र हित के लिए मोदी जी के जाना है और इस बार हम आम आदमी पार्टी को वोट करेंगे। मेरे घर के बड़े जो हैं वो पहले से उन्हें वोट करते आए हैं और बहुत ही शानदार काम करते हैं। मोदी जी ने कहा है कि नारी शक्ति को हमने ऊपर लाना है, तो नारी शक्ति के हिसाब से सबसे प्रथम तो हमारे यही है कि नारी शक्ति है, वो प्रथम वोट उनको जाता है। भारतीय जनता पार्टी ने प्रवेश सिंह को छोड़कर कमलजीत सहरावत पर दांव खेला है। वहीं इंडिया गठबंधन की ओर से आम आदमी पार्टी ने 2009 में इस सीट से कांग्रेस के टिकट पर जीतने वाले महाबल मिश्रा पर अपना भाग्य आजमाया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि पश्चिमी दिल्ली की जनता किसे अपने प्रतिनिधि के रूप में चुनती है। सुयश शर्मा की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और वहीं उत्तरी गोवा लोकसभा सीट भाजपा कांग्रेस के लिए इस वक्त नाक का सवाल बन चुकी है। दरअसल उत्तरी लोकसभा से भारतीय जनता पार्टी के श्रीपद येसो नायक चुनावी मैदान में है, तो वहीं कांग्रेस से रमाकांत खलप किस्मत आजमा रहे हैं। तो वहीं रिवोल्यूशनरी गोवंस पार्टी के मनोज परब ने भी चुनावी मैदान में ताल ठोकर मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया है। क्या कहती है उत्तर गोवा के राजनीतिक समीकरण, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमी छोर पर बसा गोवा अपनी खूबसूरती, समुद्री सीमाओं और सांस्कृतिक विरासत के लिए दुनिया भर में मशहूर है। इस प्रदेश में मात्र 2 लोकसभा सीटें हैं, उत्तरी गोवा और दक्षिणी गोवा। 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर गोवा की सीट पर जीत दर्ज की थी, जिसमें श्रीपाद येसो नाइक उत्तरी गोवा से सांसद चुने गए थे। पार्टी ने एक बार फिर श्रीपाद येसो नाइक पर भरोसा जताते हुए उन्हें उत्तरी गोवा से टिकट दिया है। उन्होंने प्रधानमंत्री के शानदार नेतृत्व में फिर से केंद्र में सरकार और अपनी जीत का दावा किया है। नाइक जी, किन इश्यूज को लेकर आप गोवा के जो लोग हैं उनके बीच में जा रहे हैं? इशू ऐसे कोई इशू तो छोटे मोटे होते हैं, वो राज्य सरकार देख रही है। जो सेंटर का जो योगदान यहाँ चाहिए विकास के इशू ये नहीं, ओनली विकास डेवलपमेंट, वो तो कई सालों से कर ही रहे हैं, उसका कोई सवाल नहीं है। मोदी जी ने जिस तरह से गोवा को मदद की है, करोड़ों रुपए विकास के लिए दे दिए हैं और वो जो पूरा करने के इसमें हम जा रहे हैं। वहीं कांग्रेस ने इस सीट से रमाकांत खलप को मैदान में उतारा है। रमाकांत खलप पूर्व केंद्रीय मंत्री और गोवा के पूर्व उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं। वहीं रमाकांत खलप का कहना है कि भाजपा के खिलाफ क्षेत्र में एंटी इनकम्बेंसी का उन्हें फायदा होगा। इस बार उत्तर गोवा की जनता क्या कह रही है? यही बात है कि इनकम्बेंसी फैक्टर तो बड़ा फैक्टर है। 25 ईयर्स यहाँ के अपने जो हमारे दोस्त जो है तो MP रहे हैं, लेकिन उनकी जो रिपोर्ट कार्ड है इट्स अ ब्लैंक कार्ड, और लोग यही पूछ रहे हैं कि ऐसे ब्लैंक कार्ड जिसके पास है 25 ईयर की, ऐसे आदमी को फिर क्यों भेजे। दूसरी तरफ 2 साल पहले बनी रिवोल्यूशनरी गोवंस पार्टी भी मुकाबले को त्रिकोणीय बना रही है। पार्टी के उम्मीदवार मनोज परब ने भाजपा और कांग्रेस को घेरते हुए कहा कि दोनों ही पार्टियों ने जनता के समक्ष किए गए वादों को पूरा नहीं किया है। इस बार भी आप चुनाव लड़ रहे हैं। पिछली बार 38 सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन एक विधायक जीता। इस बार क्या आपको उम्मीद है? पूरा गारंटी है कि दोनों सीट आरजी जीतेंगी, क्योंकि ये जो नेशनल पार्टी का जो पॉलिटिक्स है, जिसमें गोवा को एक 3rd ग्रेड ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, गोवा के लोगों को 3rd ग्रेड ट्रीटमेंट दिया जा रहा है नेशनल पार्टी की तरफ से, और जो भी जुमलेबाजी हो रही है इससे लोग अभी पक गए। उधर राजनीतिक दलों के सियासी वादों के बीच क्षेत्र की जनता विकास के साथ साथ इलाके के अन्य मुद्दों को भी इन चुनाव में अहम मान रही है। महंगाई वो तो सब जगह पे है, और तीसरा है मतलब सब लोग कहते हैं कुछ काम नहीं हुआ इतने सालों में, सो इसलिए इस बार सब लोग कह रहे हैं कि चेंज चाहिए, एक नया फेस चाहिए। मदई रिवर का है, ओके, जो हमारा लैंड प्रोटेक्शन का है वो एक बड़ा इशू है, जो हमारा हिल्स का जो डिस्ट्रक्शन हो रहा है। बात करें उत्तर गोवा संसदीय क्षेत्र की, तो यहाँ 5,80,000 से ज्यादा मतदाता हैं, जिनमें सबसे ज्यादा आबादी हिंदुओं की है, तो वहीं दूसरे नंबर पर ईसाई समुदाय के लोगों की संख्या है। गोवा की 40 सदस्यीय विधानसभा की 20 सीटें उत्तर गोवा संसदीय क्षेत्र में आती हैं। वहीं प्रदेश की राजधानी पणजी भी इसी संसदीय क्षेत्र में है।
गोवा की उत्तरी लोकसभा सीट पर 15 बार लोकसभा चुनाव कराए जा चुके हैं। इनमें से 5 बार भाजपा, 5 बार महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी और 4 बार कांग्रेस पार्टी ने यहां से जीत हासिल की है। इसके अलावा एक बार निर्दलीय उम्मीदवार ने यहां से जीत हासिल की है। गौरतलब है कि श्रीपाद येसो नाइक 1999 से लगातार अब तक इस सीट से जीत दर्ज करते आ रहे हैं। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या वो छठी बार जीत का सेहरा पहनते नजर आएंगे या फिर कोई उलटफेर उनके विजय रथ को रोकने में कामयाब रहेगा। इस त्रिकोणीय लड़ाई में क्या गोवा का इतिहास बदला जाएगा या फिर भारतीय जनता पार्टी अपनी परंपरागत सीट पर कब्जा कर पाएगी या फिर रेवोल्यूशनरी गोवंस पार्टी कोई नया गोल खिलाएगी, ये तो परिणाम के बाद ही पता लगेगा। लेकिन यहाँ मुकाबला रोचक जरूर है। कैमरामैन मोहित उइके के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज, उत्तरी गोवा। तो इस रिपोर्ट के जरिए हमने जाना कि उत्तरी गोवा में क्या कुछ सियासी समीकरण इस वक्त बैठ रहे हैं, कौन किसको कितनी टक्कर दे रहा है। खबरों का सिलसिला आगे भी लगातार जारी रहेगा, लेकिन बुलेटिन में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए डीडी न्यूज। मेरे एक वोट से पिछले 10 साल में 10 करोड़ से भी ज्यादा गृहिणियों को सस्ती रसोई गैस मिली और अब मेरे ही वोट से उस हर रसोई तक पाइप से सस्ती गैस पहुंचेगी। ये मोदी की गारंटी है और मेरी गारंटी। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। शुक्ला बता रहा था आपके बाबूजी ने जायदाद का कुछ हिस्सा नौकर के नाम कर दिया। अब नौकर हर काम अपना घर समझ के करेगा। समर कूल, जो हर दिल करे कबूल। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। लगातार हम बात करें लोकसभा चुनावों से जुड़ी तमाम खबरों की, तो ऐसे में अब जानते हैं लोकसभा चुनावों से जुड़े कुछ रोचक तथ्य इस रिपोर्ट के जरिए। दुनिया के सबसे बड़ी लोकतंत्र का सबसे बड़ा महापर्व जारी है। अगर लोकसभा चुनाव से जुड़े रोचक तथ्यों की बात करें तो देश भर में हजारों उम्मीदवार लोकसभा चुनाव में अपनी दावेदारी पेश करते नजर आते हैं। बात करें देश में हुए पहले आम चुनाव की तो साल 1951-52 में योग्य उम्मीदवारों की संख्या 1874 थी। वहीं 1977 के लोकसभा चुनाव में 2439 उम्मीदवार मैदान में थे। उधर 2004 में उम्मीदवारों की संख्या बढ़कर 5435 पर पहुंच गई। इसके अलावा 2009 के लोकसभा चुनाव में कुल उम्मीदवारों का आंकड़ा बढ़कर 8070 हो गया। वहीं 2014 के आम चुनाव में ये आंकड़ा 8251 तक पहुंच गया, जबकि 2019 के चुनाव में योग्य उम्मीदवारों की संख्या 8054 रही थी। जनादेश डेस्क, डीडी न्यूज। तो 24 की चुनौती में ये थी खबरें तमाम लोकसभा चुनावों से जुड़ी हुई। अब रुक कर लेते हैं अन्य खबरों का, जिसमें लोकसभा चुनाव को प्रभावित करने के मकसद से सर्कुलेट हो रहे डीप फेक वीडियो पर इस वक्त रोक की मांग को लेकर दायर याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट सुनवाई करेगा। याचिकाकर्ता ने इसके लिए चुनाव आयोग को निर्देश देने की मांग की है। याचिकाकर्ताओं ने सोशल मीडिया पर अभिनेता रणवीर सिंह, आमिर खान, प्रधानमंत्री राहुल गांधी के डीप फेक वीडियो का हवाला दिया गया है। और इसी पर ताज़ा अपडेट के साथ हमारे साथ में न्यूज रूम से हमारे सहयोगी विकास सारथी इस वक्त जुड़ रहे हैं। अब विकास, जिस तरीके से लोकसभा चुनाव को लेकर अगर हम बात करें तो तीसरे चरण का मतदान अब बेहद ही नजदीक है और ऐसे में कहीं ना कहीं माहौल को बिगाड़ने की ये कोशिश कुछ लोगों की तरफ से इस वक्त की जा रही है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ देखा जाए दिल्ली पुलिस भी लगातार तैयार है इस पर कार्रवाई करने के लिए। और अब आज इस पूरे मामले पर
कोर्ट में जो है दिल्ली हाई कोर्ट में वो सुनवाई होनी है। बिल्कुल, देखिए इसमें सबसे बड़ी बात जो याचिकाकर्ताओं ने उठाई है वो ये कि कार्रवाई तो ज़रूर करती है पुलिस और दूसरी एजेंसीज, लेकिन जब तक वो कार्रवाई पूरी होती है तब तक नुकसान हो चुका होता है। और जो फ्री और फेयर इलेक्शन का कॉन्सेप्ट है उसको कहीं ना कहीं प्रभावित करने के लिए इस तरह के डीप फेक वीडियोज़ का इस्तेमाल किया जा रहा है। आपने कुछ जो ऐसी घटनाएं उनका हवाला दिया, बिल्कुल अगर आप इन वीडियोज़ को देखेंगे तो पता लगा पाना बहुत मुश्किल होता है कि ये अल्टर्ड किए गए हैं इनमें ऑडियो या वीडियो। और इस तरह के 5-6 वीडियोज़ का जिक्र किया गया है। इलेक्शन कमीशन को पार्टी बनाया गया है। अब इलेक्शन कमीशन क्या जवाब देता है इस पर ये सुनवाई के वक्त साफ हो पाएगा। लेकिन यहाँ पर ये इस बात को भी पिटिशनर्स ने भी रखा कि हर जो भी सोशल मीडिया फोरम्स हैं, फेसबुक या एक्स, इन सभी पर एक अधिकारी नियुक्त है जिसको आप इस तरह की शिकायतें भेज सकते हैं। लेकिन जब तक वो शिकायतें भेजी जाती हैं तब तक नुकसान इसका जो भी होना होता है वो हो चुका होता है। तो इसको कैसे इससे निपटा जाए, इसको लेकर के संभावनाएं तलाशनी है। चुनाव आयोग की भूमिका इसलिए महत्वपूर्ण होगी कि चुनाव आयोग इस पर क्या कहता है, क्योंकि जहां तक सेफगार्ड्स की बात है तो इसमें सीधे सीधे ईसीआई को पार्टी बना करके याचिकाकर्ता ने, ये एक संगठन है लॉयर वॉइस नाम का जिसने ये पिटीशन दाखिल की है, उन्होंने ईसीआई से इस पर कार्रवाई मांगी है। क्या कार्रवाई ईसीआई कर सकता है, आज अगर सुनवाई जब होगी तब स्थिति स्पष्ट होगी। क्योंकि कल जब इस मामले को मेंशन किया गया तो हाईकोर्ट ने कहा कि आप फाइलिंग से जुड़ी हुई जितनी भी फॉर्मेलिटीज़ हैं इन औपचारिकताओं को पूरा करें, और अगर वो पूरी हो जाती हैं तो कोर्ट आज यानी गुरुवार को इस मामले पर सुनवाई करेगा। तो ये औपचारिकताएं अगर पूरी हो जाएंगी समय पर तो कोर्ट इस मामले को आज ही सुनवाई करके उचित निर्देश जारी करेगा। कितने बजे तक ये तस्वीर साफ हो जाएगी विकास? देखिए अभी टाइम के लिए कितने बजे सुनवाई होगी कह पाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि इसकी फाइलिंग को लेकर के जितनी भी फॉर्मेलिटीज़ हैं जैसे ही वो पूरी हो जाती हैं कोर्ट इस पर सुनवाई कर सकता है आज ही। और जो भी इंटरिम डायरेक्शंस की ज़रूरत कोर्ट को लगती है या इलेक्शन कमीशन क्या इसमें अपना रुख रखता है आज, ये सारी बातें सुनवाई के बाद स्पष्ट हो पाएंगी। फिलहाल जो वीडियोस की अगर हम बात करें तो जब अमित शाह का ये वीडियो सामने आया था और उसमें उनकी जो वो बात कह रहे हैं उसको बिल्कुल ही उलट करके दिखाया गया था, उस पूरे मामले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी अमित शाह ने की थी। और अभी हाल ही में झारखंड कांग्रेस का जो ट्विटर अकाउंट है उसे भी फिलहाल सस्पेंड कर दिया गया है कार्रवाई करते हुए। हाँ बिल्कुल, देखिए इस तरह के खास तौर से जो गृह मंत्री के बयान से जुड़ा मामला है वो अपने आप में बेहद गंभीर है, क्योंकि इस तरह के सीधे सीधे आरोप लगाना, छेड़छाड़ करना, वो भी गृह मंत्री के वीडियो से, ये सीधे सीधे से आप मिसलीड करने की कोशिश कर रहे हैं, चुनाव में लोगों को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया, उस पर कार्रवाई की जा रही है, लेकिन जैसा हम बात कर रहे थे पहले भी कि जब तक कार्रवाई होती है तब तक वो व्हाट्सएप, फेसबुक और एक्स के जरिए इतने लाखों लोगों तक पहुँच चुका होता है कि उसके फॉलोअप में लोगों को जानकारी नहीं मिल पाती कि असल में इसके बाद कार्रवाई क्या हुई है। लेकिन ये जो वीडियोस हैं ये बहुत तेज़ी से एक ग्रुप से दूसरे में फैलते हैं। हालांकि इनको रोकने के लिए जो सोशल मीडिया साइट्स हैं, प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे व्हाट्सएप ने इसको लेकर के अपना जो प्रोटोकॉल है उसको काफ़ी सख्त किया हुआ है कि आप बहुत ज़्यादा इस तरह के किसी भी मैसेज को बहुत सारे लोगों को एक साथ फॉरवर्ड नहीं कर सकते। बावजूद इसके आप याचिकाकर्ताओं ने जो बातें रखी उनको देखेंगे तो लगेगा बिल्कुल बेहद गंभीर विषय है, क्योंकि इतने बड़े लोगों के वीडियोज़ का इस्तेमाल किया जा रहा है, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री के लोग हों, चाहे वो राजनेता हों, कि मिसलीड होने की संभावना हमेशा बनी रहती है। एक वोटर को हमेशा भ्रम की स्थिति पैदा हो सकती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विकास, तमाम जानकारी और अपडेट से हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। इस खबर पर आप अपनी नजर यूं ही लगातार बनाए रखिएगा। और इसी के साथ चलिए न्यूज़ 10 में अब अगली खबर का रुख कर लेते हैं, जहां पश्चिम बंगाल में सीबीआई की तरफ से एफआईआर दर्ज होने के खिलाफ राज्य सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होगी। ममता सरकार की तरफ से दरअसल दायर इस याचिका में कहा गया है कि सीबीआई को राज्य के मामलों में केस दर्ज करने की अनुमति कई साल पहले ही वापस ले ली गई थी, उसके बाद भी सीबीआई एफआईआर दर्ज कर रही है। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि केस की सुनवाई आज उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर के एमपी एमएलए कोर्ट में होगी। बता दें कि राहुल गांधी पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप है और आज इसमें इस पूरे मामले में अहम सुनवाई होगी। वहीं आबकारी नीति मामले में सीबीआई की ओर से दर्ज केस में के कविता की जमानत याचिका पर राउस एवेन्यू कोर्ट सुनवाई करेगा। दरअसल सीबीआई ने के कविता की जमानत अर्जी का विरोध किया है। सीबीआई का कहना है कि के कविता मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक है, जमानत मिलने की सूरत में गवाहों और सबूतों को प्रभावित कर सकते हैं, इससे जांच भी प्रभावित हो सकती है और इसीलिए उनकी जमानत अर्जी का विरोध किया जा रहा है।
वहीं जम्मू कश्मीर के सांबा जिले में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बीएसएफ ने बुधवार को एक पाकिस्तानी घुसपैठिए को मार गिराया है। सुरक्षा अधिकारियों ने बताया कि बुधवार शाम करीब 8 बजे बीएसएफ 125 BN के जवानों ने सांबा में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर संदिग्ध गतिविधि देखी। सैनिकों ने पाया कि पाकिस्तान की ओर से घुसपैठ की कोशिश की जा रही है। सैनिकों द्वारा चुनौती दिए जाने के बावजूद संदिग्ध शख्स सीमा पार की ओर लगातार आगे बढ़ता रहा, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने उसे गोली मारनी पड़ी। सुरक्षा अधिकारी ने बताया कि इलाके की तलाशी भी फिलहाल ली जा रही है। और चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए अब बात मौसम की भी कर लेते हैं, जहां पूरे देश में गर्मी की भीषण कहर जो है वो लगातार जारी है। और इसी कड़ी में मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल, झारखंड, ओडिशा और बिहार समेत कई राज्यों में लू का प्रकोप रहने का भी अनुमान जताया है। पश्चिम बंगाल में आगामी 3 दिन और ओडिशा में 2 दिनों के लिए गंभीर लू की स्थिति को मद्देनजर रखते हुए रेड अलर्ट जारी किया गया है। तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश समेत अन्य राज्यों में भी आंधी तूफान आने की आशंका जताई है। मौसम विभाग की ओर से कुछ राज्यों को राहत देने वाली भी खबर सामने आ रही है। महीने की 3 तारीख से 6 तारीख के बीच जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में हल्की बारिश और छिटपुट बर्फबारी होने के भी आसार हैं। वहीं राजधानी दिल्ली की अगर हम बात करें तो अधिकतम तापमान लगभग 37 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने कहा कि भारत 2 राज्य समाधान का समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध है, जहां फिलिस्तीन के लोग इजरायल की सुरक्षा जरूरतों को ध्यान में रखते हुए सुरक्षित सीमाओं के भीतर एक स्वतंत्र देश में स्वतंत्र रूप से रह सके। India is committed to supporting a two-state solution where the Palestinian people are able to live freely in an independent country within secure borders with due regard to the security needs of Israel. और वहीं ब्रिटेन ने यूरोपीय संघ के मानवाधिकार फैसले की अनदेखी करते हुए रवांडा भेजे जाने वाले प्रवासियों को हिरासत में लेना भी शुरू कर दिया है। सरकार ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की प्रमुख आव्रजन नीति के लिए आधार तैयार करते हुए कहा कि ब्रिटिश अधिकारियों ने अगले 9 से 11 सप्ताह में प्रवासियों को रवांडा भेजने की तैयारी में उन्हें हिरासत में लेना शुरू कर दिया है। बता दें कि जुलाई की शुरुआत में प्रस्थान के लिए प्रारंभिक उड़ानें निर्धारित की गई हैं। बिना अनुमति के ब्रिटेन पहुंचने पर शरण चाहने वालों को रवांडा भेजने का मार्ग प्रशस्त करने वाले इस कानून को अप्रैल में संसद द्वारा अनुमोदित किया गया था। इस साल अब तक 7,500 से ज्यादा प्रवासी फ्रांस से छोटी नावों पर इंग्लैंड पहुंचे हैं। सरकार ने उम्मीद जताई है कि ये नीति लोगों को चैनल भर में खतरनाक यात्रा करने से रोकने में मदद कर सकती है। वहीं अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और इजरायली रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने दक्षिणी इजरायल के किबुत्स नीर ओज क्षेत्र का दौरा किया है। हमास के आतंकवादियों ने 7 अक्टूबर को यहां पर हमला किया था और इस हमले में दर्जनों निवासियों की मौत हुई थी और आतंकवादियों ने करीब 253 लोगों का अपहरण भी किया था। इसके साथ ही ब्लिंकन ने करम शालोम सीमा का भी दौरा किया, जहां से गजा पट्टी में मानवीय सहायता पहुंचाई जा रही है। ब्लिंकन हमले में क्षतिग्रस्त हुए अमेरिकी इजरायली परिवार के घर भी गए और इस परिवार के सभी सदस्य हमले में मारे गए। और आगे बढ़ते हुए बात अब लंदन की, जहां आज मेयर पद का चुनाव होगा, जिसमें भारत और पाकिस्तान मूल के उम्मीदवार आमने सामने होंगे। इस चुनाव में भारतीय मूल के तरुण गुलाटी लंदन के वर्तमान मेयर सादिक खान को चुनौती दे रहे हैं। सादिक खान लेबर पार्टी की तरफ से चुनावी मैदान में है, तो वहीं 2 बार लंदन मेयर के रूप में अपना कार्यकाल पूरा कर चुके पाकिस्तान के मूल निवासी सादिक खान भी टक्कर देने के लिए तैयार हैं। आपको बता दें कि लंदन मेयर पद के लिए चुनावी मैदान में उतरने वाले 13 उम्मीदवारों में तरुण गुलाटी एकमात्र भारतीय हैं। वहीं कंजर्वेटिव पार्टी ने सुसान हॉल को अपना उम्मीदवार बनाया है। ब्राजील के दक्षिणी राज्य रियो ग्रांडे डो सुल में भारी बारिश के कारण 10 लोगों की मौत हो गई और करीब 21 लोग लापता हैं। तो वहीं स्थानीय एजेंसियों द्वारा चेतावनी भी जारी की गई है कि यह इतिहास की सबसे भयानक आपदाओं में से हो सकती है। हाल ही के सालों में
ब्राजील में आई प्राकृतिक आपदाओं के कारण कई शहरों में भारी नुकसान हुआ है। रियो ग्रांडे डो सुल शहर में बढ़ते जल स्तर के कारण 3,400 से ज्यादा लोगों को विस्थापित भी किया गया। और अब बात कोलंबिया की, जहां राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो ने कहा कि वो गजा में इजराइल द्वारा की जा रही कार्रवाई के कारण वो उसके साथ राजनयिक संबंध तोड़ देगा। कोलंबिया की राजधानी में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के दिन आयोजित वार्षिक मार्च के दौरान उन्होंने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की कड़ी निंदा की और इसी के साथ उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में दक्षिण अफ्रीका द्वारा इजराइल के खिलाफ चलाए जा रहे नरसंहार के केस में शामिल होने की इच्छा जताई। गजा द्वारा जारी की गई जानकारी के मुताबिक इजरायली हमलों से अब तक 34,000 से ज्यादा फिलिस्तीनियों की जान गई है। और आगे बढ़ते हुए बात अब कारोबार जगत की खबरों की करते हैं, जहां सार्वजनिक क्षेत्र की कोल इंडिया लिमिटेड का उत्पादन अप्रैल में 7.3% बढ़कर 6.18 करोड़ टन रहा है। बीते वित्त वर्ष समान माह में कंपनी का कोयला उत्पादन 5.76 करोड़ टन रहा था। घरेलू कोयला उत्पादन में कोल इंडिया की करीब 80% हिस्सेदारी है। कोल इंडिया के मुताबिक उसका कोयला उठाव भी अप्रैल में 3.2% की वृद्धि के साथ 6.43 करोड़ टन रहा। अप्रैल 2023 में ये 6.23 करोड़ टन रहा। कोल इंडिया के पिछले महीने कुल 6.18 करोड़ टन उत्पादन में से सर्वाधिक 1.6 करोड़ टन कोयले का उत्पादन महानदी कोल फील्ड्स लिमिटेड ने किया। इसके बाद 1.41 करोड़ टन साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड्स और फिर 1.18 करोड़ टन नॉर्दर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड और अन्य का है। बीते वित्त वर्ष 2023-24 में कोल इंडिया लिमिटेड का उत्पादन 10% बढ़कर 77.36 करोड़ टन रहा। हालांकि ये वित्त वर्ष के उत्पादन लक्ष्य 78 करोड़ टन से कुछ कम है। वित्त वर्ष 2022-23 में कोल इंडिया लिमिटेड का उत्पादन 70.32 करोड़ टन रहा। और अब बात खेलों की कर लेते हैं, जहां पर इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल के 50वें मैच में आज राजस्थान रॉयल्स का सामना सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। राजस्थान रॉयल्स ने अब तक 9 मैच खेले हैं, जिसमें से टीम को 8 में जीत हासिल हुई है। टीम अंक तालिका में पहले स्थान पर मौजूद है। सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच आईपीएल इतिहास में 18 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें से राजस्थान ने 9 मैच और हैदराबाद ने भी 9 मैच यानी 9 मुकाबले जीते हैं। यानी ये जो टक्कर है वो अभी तक बराबरी की ही रही है। जॉनी बेयरस्टो और रिली रोसोयू की शानदार बल्लेबाजी के दम पर इंडियन प्रीमियर लीग में बुधवार को चेन्नई में खेले गए मुकाबले में पंजाब किंग्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 7 विकेट से हरा दिया। पंजाब की ये लगातार दूसरी जीत है और इससे पहले टीम ने कोलकाता नाइट राइडर्स को भी मात दी थी। चेन्नई ने पहले बल्लेबाजी करते हुए कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ के 62 रनों के दम पर 20 ओवर में 7 विकेट पर 162 रन बनाए थे। जवाब में पंजाब के लिए बेयरस्टो ने 46 रन और रिली रोसोयू ने 43 रनों की पारी खेली, जिसकी मदद से पंजाब ने 17.5 ओवर में 3 विकेट पर 163 रन बनाकर जीत दर्ज की है। और आगे बढ़ते हुए बात अब सेहत की करते हैं। दरअसल गर्दन में दर्द जो है वो बेहद ही इन दिनों आम समस्या है, जो कि कई कारणों से उत्पन्न होती है। यदि हम इस पर ध्यान ना दें तो ये समस्या और ज्यादा बढ़ जाएगी। और कैसे इससे बचाव संभव है और कोई भी क्रिया करते समय सही पोस्चर अपनाना कितना उपयोगी है, ये समझते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। गर्दन में दर्द की समस्या काफी आम है और कई लोगों को परेशान करती है। इसके कई कारण हो सकते हैं। यदि आप गर्दन के दर्द से प्रभावित हैं और आए दिन इससे परेशान रहते हैं तो ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस का संकेत हो सकता है। हमारा स्पाइन ज़्यादा जल्दी एज कर रहा है क्योंकि हम स्पाइन को ज़्यादा स्ट्रेस में डाल रहे हैं। आदमी या औरत 30 इयर्स तक ठीक होते हैं, 30-35, उसके बाद वो देखते हैं कि कब भी वो सो रहे हैं पिलो के साथ, उनको एक अनोखी किस्म की दर्द यहाँ पे शुरू होता है, नेक स्ट्रेन हो जाता है। दोज आर द फर्स्ट सिम्टम्स ऑफ सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस। बोन की क्वालिटी ख़राब हो रही है या ठीक ठाक नहीं है, इसके वजह से बोन अनयूजुअल ग्रोथ हो जाता है। ये जाके कोई नस के ऊपर दबाव हो सकती है, जिसकी वजह से कोई इस तरह के करंट जैसा पेन हाथ में आ सकता है, जिसको हम बोलते हैं रेडिकुलोपैथी। इसको भी अगर आप टैकल नहीं करें तो ये बढ़ता जाएगा,
तो जाके डायरेक्टली स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर कंप्रेशन हो सकता है, जिसको हम बोलते हैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलोटिक माइलोपैथी, जिसके वजह से हाथ या पाँव में भी कमजोर हो सकते हैं। आमतौर पर गर्दन में दर्द होने पर व्यक्ति विशेषज्ञ से परामर्श लेना आवश्यक नहीं समझते, खुद ही दवा लेते हैं या फिर मालिश और सिकाई जैसे विकल्प अपनाए जाते हैं। ऐसा करना समस्या को बढ़ा सकता है। जब आप बैठते हैं तो आपको एक मिलिट्री पोस्चर जैसे लगाना चाहिए, जैसे कि छाती आगे आए और पेट अंदर जाए। जब आप खड़े होते हैं तो आपको कॉन्शियसली ये पोस्चर इंप्रूव करना पड़ेगा। दूसरा है एडिक्वेट हाइड्रेशन। इसका मतलब है कम से कम आपको दिन में 3 लीटर पानी पीना ज़रूरी है। 8 घंटे की स्लीप की ज़रूरत है और हमारा स्लीप जो बाहर की डे लाइट है उसके साथ सिंक्रोनाइज होना चाहिए। तो हमें जल्दी सोना चाहिए और जल्दी उठना चाहिए। चौथा है कि फूड डाइटरी हैबिट्स। हमें डाइटरी हैबिट्स में हाई कैल्शियम मतलब अच्छी लीफी वेजिटेबल्स लेना बहुत ज़रूरी है। कॉन्शियसली धूप में कम से कम 20 मिनट या आधा घंटा हमें खड़े होना ज़रूरी है। अगर विटामिन डी लेवल कम है तो विटामिन डी सप्लीमेंट्स लेना ज़रूरी है। छठवां है विटामिन B12 लेवल, ये भी ठीक रखना ज़रूरी है। यदि गर्दन में दर्द है जो बढ़ रहा है और आपको कार्य करने में परेशानी हो रही है तो इन लक्षणों को नजरअंदाज न करें, इसका कारण जानकर सही इलाज करवाएं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजी है जिसको हम बोलते हैं आइसोमेट्रिक नेक स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस। आइसोमेट्रिक का मतलब आइसो मतलब कांस्टेंट, मेट्रिक मतलब लेंथ। इसका मतलब लेंथ को आपको कांस्टेंट रखना पड़ेगा। तो ये एक्सरसाइज बहुत सिंपल है। फर्स्ट एक्सरसाइज आप हाथ को पीछे रख सकते हैं। पीछे रख के आप सर को पीछे की तरफ दबाइए ताकि आपके पीछे के जो मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट में रहे और इसी कॉन्ट्रैक्टेड पोजीशन में आपको 10 सेकेंड मेंटेन करना पड़ेगा। उसके बाद आगे रखिए हाथ को और सर को आगे दबाइए जिसके वजह से ये आगे की जो मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट हो। उसके बाद राइट साइड आप सर को दबाइए विदाउट मतलब सर को बेंड मत करिए, सर को सीधा ही रहने दीजिए और इसको ऐसे दबाइए जिसकी वजह से इस तरफ के मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो और दोबारा इस सर को इस तरफ दबाइए ताकि ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो। इसके बाद राइट साइड रोटेशन और लेफ्ट साइड रोटेशन, ये भी 10-10 सेकंड के लिए मेंटेन कर सकते हैं। दिस इज द एक्चुअल ट्रीटमेंट। जीवन शैली में बदलाव, शारीरिक सक्रियता और कुछ सावधानियां रखने से सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के खतरे को कम किया जा सकता है। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। और साथ ही आपको बता दें कि आज देश महान फिल्म मेकर सत्यजीत रे की जयंती मना रहा है। भारत के महानतम निर्देशकों में शामिल रे ने देश इतना ही नहीं बल्कि साहित्य से लेकर पेंटिंग तक कितनी ही अन्य कलाओं में भी उनकी प्रतिभा का दुनिया ने लोहा माना है। उन्हें ऑस्कर, भारत रत्न और दादा साहेब फाल्के जैसी सम्मान प्रदान किए गए हैं। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। फिल्मी सेट पर काम में मगन, मुंह में सिगार दबाए, सोचती आंखें, नपेतुले अंदाज में बोलना, 6 फीट 5 इंच की प्रभावशाली शख्सियत, ये हैं भारतीय सिनेमा के कालजयी महापुरुष सत्यजीत रे, जिन्हें अपने आप में सिनेमा का एक संस्थान माना जाता है। सत्यजीत रे एक भारतीय फिल्म निर्माता, पटकथा लेखक, साहित्यकार, ग्राफिक कलाकार, गीतकार थे, जिन्हें 20वीं शताब्दी के सर्वोत्तम फिल्म निर्देशकों में गिना जाता है। उनका जीवन हर भारतीय के लिए एक आदर्श और प्रेरणा का स्रोत है। उनके काम और रचनाओं का अंदाजा आप यूं लगा सकते हैं कि महज 36 फिल्में बनाकर वो 32 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के विजेता बने, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित हुए और पहले ऐसे भारतीय फिल्म निर्देशक बने जिनके पास खुद ऑस्कर अवार्ड चल कर आया। सत्यजीत रे का जन्म 2 मई 1921 को कोलकाता में एक बंगाली परिवार में हुआ था जो कला और साहित्य के क्षेत्र में अग्रणी था। रे फ्रांसीसी फिल्म निर्माता जीन रेनॉयर से मिलने और लंदन की यात्रा के दौरान विक्टोरिया डी सिका की इतालवी नव यथार्थवादी फिल्म बाइसिकल थीफ देखने के बाद स्वतंत्र फिल्म निर्माण की ओर आकर्षित हुए। फिल्म निर्माण में कोई अनुभव न होने के बाद भी उन्होंने यथार्थवादी फिल्मों के कई प्रतिमान सामने रखे। सत्यजीत रे, जिन्होंने न सिर्फ भारतीय फिल्मों को एक नई दिशा दी बल्कि भारतीय सिनेमा को विश्व फलक तक पहुंचाने में विशेष योगदान निभाया। बंगाल के प्रसिद्ध साहित्यकार विभूति भूषण बंदोपाध्याय की रचना पर उनके द्वारा निर्देशित फिल्म पाथेर पंचाली उनकी आदर्श फिल्म मानी जाती है, जो कोलकाता के सिनेमा घरों में 13 सप्ताह हाउसफुल रही।
इस फिल्म ने 11 अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीते और कान फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट ह्यूमन डॉक्यूमेंट के विशेष पुरस्कार से सम्मानित हुई। अप्पू ट्रायलॉजी सीरीज पर ही बनी उनकी फिल्में अपराजितो और अपूर संसार ने उन्हें विश्व सिनेमा के अग्रणी फिल्मकार के रूप में स्थापित किया। उनकी बेमिसाल रचनाओं में पारस पत्थर, जलसा घर, देवी, महानगर, चारुलता, सोनार केला, पीकू और गण शत्रु शामिल हैं। रे एक बहुमुखी प्रतिभा का व्यक्तित्व रखते थे। वो खुद ही अपनी फिल्मों के स्क्रीन प्ले लिखते और खुद ही किरदारों के कपड़े डिजाइन करते और 1964 में फिल्म चारुलता के बाद से कैमरा भी खुद ही संभालते थे। सत्यजीत रे की एक एक फिल्म अपने आप में एक अलौकिक रचना है जो दर्शकों को एक अलग ही लोक में ले जाती है। सिनेमा में उनके अभूतपूर्व योगदान के लिए उन्हें लगभग सभी बड़े फिल्मी सम्मान मिले और साथ ही उन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न के साथ साथ देश के सर्वोच्च फिल्म सम्मान दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से भी नवाजा गया। वर्ष 1991 में प्रदर्शित फिल्म आगंतुक उनके सिने करियर की अंतिम फिल्म थी। 23 अप्रैल 1992 ही वो दिन था कि जब इस महान निर्माता ने आखिरी सांस ली। सत्यजीत रे भले ही आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन फिल्मों के प्रति उनका त्याग और समर्पण हमेशा याद किया जाएगा। साइमा खान, डीडी न्यूज। और इसी के साथ फिलहाल न्यूज़@10 में इतना ही। ब्रेक के उस पर देखिए खबरों का आगे का सिलसिला सहयोगी अजय मिश्र के साथ। नमस्कार।